प्यारे साथियों नमस्कार, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित परिवार में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो आपके लिए रेल रक्षक बैच के तहत ज्योग्राफी विषय की दूसरी डेमो क्लास लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। टॉपिक का नाम वही रहने वाला है, भारत की सामान्य जानकारी। इसका पार्ट 2 चलेगा आज। कल मैंने भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को दी थी, है ना, और उसी संबंध में मैं आज आपको लेकर आगे बढ़ूंगा और इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट आप लोगों को मैं करा दूंगा बच्चे। ठीक है जी, तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं, अंजलि कुमारी जी, सोनू कुमार जी, अनूप पासी जी, चौधरी श्याम जी, श्याम का लाडला जी, शैला जी, धेनु जी, अनिल जी, यश जी, कौशल जी, अशोक जी, आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। जो नहीं जुड़े फटाफट से जुड़ जाइए भाई। आप लोगों को अगर ज्ञात नहीं है तो एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूं कि टीम आरडब्ल्यूए आपके लिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल परीक्षा 2024 को देखते हुए रेल रक्षक बैच लेकर आई है, जिसके डेमो क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हुई हैं भाई कल से, यानी कि 28 अप्रैल से। ठीक है, कल से डेमो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और इन डेमो क्लासेस का जो टाइम टेबल है एक बार फिर आप देख सकते हैं। अगर अभी भी आपको टाइम टेबल नहीं पता है तो यहाँ पर मैथ्स की क्लास आपको सुबह 9 बजे, रीजनिंग की क्लास 10 बजे, इकोनॉमिक्स की क्लास 11 बजे, ज्योग्राफी की क्लास 12 बजे, हिस्ट्री पॉलिटी की क्लास 4 बजे और साइंस की क्लास रात 8 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगी बच्चों। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, टीम है और क्लासेस का टाइम टेबल है। 3 दिन बड़े आराम से आप क्या करेंगे, क्लासेस को देखेंगे, डेमो क्लासेस को, जो कि YouTube पर ही आप लोगों को मिलेंगी। और उसके बाद अगर आपका बैच खरीदने का मन होगा तो आप इस बैच को परचेज भी कर सकते हैं। प्राइस क्या है, 799, लेकिन RPF 20 कूपन कोड का प्रयोग अगर आप इन 3 दिन में करते हैं तो ये बैच आपको 639 रुपए में मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, और बैच को परचेज करने का तरीका भी यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। आपको सबसे पहले एप्लीकेशन पे पेड क्लासेस फोल्डर में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बैच दिखेगा आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल परीक्षा 2024 वाला, और इसके लिए आपको बाई नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद अप्लाई कूपन पे क्लिक करके आप RPF 20 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बैच आपको फिर कम फीस पर मिलेगा। पे ऑनलाइन पे क्लिक करके आप पेमेंट करेंगे और बैच आप परचेज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये तीनों डेमो क्लासेस पसंद आती हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं बच्चे। चलिए खैर, हम लोग सीधे सीधे चलते हैं भारत के पास। अपने टॉपिक, सीधे सीधे टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं। टॉपिक की शुरुआत हम लोग करते हैं बच्चे। कल हमने भारत के बारे में बहुत सारी चीजें कराई थी। आज हम शुरुआत करेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार से और देशांतरी विस्तार से। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को भारत के लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में चर्चा आपके साथ करूंगा बच्चे। तो यहां पर आप लोग ये देखिए एक बार कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं आखिरकार क्या होती हैं। ये पृथ्वी का ग्लोब है प्यारे बच्चे, और पृथ्वी के इस ग्लोब पर किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन, किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए आपको क्या करना है, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए पृथ्वी के ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं। क्या खींची गई हैं, इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं, और उनमें से जो क्षैतिज रूप से इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं, ये वाली हॉरिजॉन्टली ट्रेस्ड इमेजिनरी लाइंस, इनको हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इनको हम लैटिट्यूड्स के नाम से पुकारते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा इनको हम कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है जी, क्यों खींचा गया, किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन आप बता सकते हैं इनकी मदद से। ठीक है, क्या बता सकते हैं, किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को बता सकते हैं। ये क्या है, ये अक्षांश रेखाएं हैं आपकी, अक्षांश रेखाएं।
ठीक है जी, अक्षांश रेखाएं, अंग्रेजी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स के नाम से हम लोग इनको पुकारते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पृथ्वी के ग्लोब पर इन अक्षांश रेखाओं के साथ साथ कुछ लंबवत रेखाएं, वर्टिकली ट्रेस्ड इमेजिनरी लाइंस भी हैं। और वो कौन सी हैं बच्चे, वो ये रहीं। इनको हम बच्चे कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। वर्टिकली ट्रेस्ड इमेजिनरी लाइंस ऑन द ग्लोब ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के ग्लोब पर ऊर्ध्वाधर रूप से, लंबवत रूप से खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उन रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं बच्चे। क्या है, देशांतर रेखा। क्या कहते हैं बेटा इनको, देशांतर रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हीं को लॉन्गिट्यूड्स के नाम से हम लोग पुकारते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पृथ्वी का ग्लोब कैसा है, पृथ्वी का ग्लोब कुछ इस प्रकार से है। इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है वो साथ साथ खींची गई हैं। क्या किया गया है बच्चे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं इसमें साथ साथ आप लोगों को देखने को मिलेंगी कुछ इस प्रकार से। अलग अलग नहीं है, एक साथ है। अलग अलग नहीं है बच्चे, एक साथ है। और इस प्रकार से उनको खींचा गया है। यहाँ पर आप, मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूं, मेरी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करें। आप लोगों को ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस प्रकार से ग्लोब है आपका। और प्यारे बच्चे, इसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि भारत किन किन अक्षांश रेखाओं के बीच है और भारत किन किन देशांतर रेखाओं के बीच है बच्चे। यहां पर ये आप लोगों को जानना है। ठीक है जी, ये जानना है। सबसे पहले हम शुरुआत किसकी करेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और सीधे आपको मैं लेकर चलूंगा बच्चे, कहां पर, मैप की ओर। जैसा कि मैं कल भी आपको बताया था, हर चीज मैप बेस्ड आपको इस क्लास में मिलेगी और हर चीज 2 बार मिलेगी। ये भी विशेषता है। मैं खुद एक ग्रामीण बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं खुद पढ़ता था, हमारे टीचर जो पढ़ाते थे, और मेरा खुद का जो तजुर्बा था, उस तजुर्बे को मैं यहाँ पर क्लास में जरूर लगाता हूँ। मुझे भी 2 बार पढ़ाने पर चीज़ें समझ में आती थी, इसीलिए हर चीज़ को मैं 2 बार आपको पढ़ाता हूँ। मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे इसमें ग्रामीण बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं। सीन 2 लगाइएगा भाई एडिटर भैया। और बच्चों, सीन 2 से आप देखेंगे ये भारत का मैप है। ये भारत जो है, भारत की मुख्य भूमि आपको ये दिखाई दे रही है। जो कलर्ड क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत की क्या है, ये भारत की मेन लैंड है, मुख्य भूमि है बच्चे। ठीक है जी। और इस भारत की मुख्य भूमि का अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से इसकी स्टार्टिंग होती है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब नॉर्थ है, यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। और मेरे प्यारे बच्चे, ये भारत का जो सबसे ऊपर जो अक्षांश रेखा मिलेगी वो कौन सी है, वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की अक्षांश रेखा होगी। ठीक है, यानी कि भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं बच्चे। अभी संपूर्ण भारत की बात नहीं की है, द्वीपों सहित बात नहीं की, केवल मुख्य भूमि की बात की है। और अगर हम द्वीपों की बात करेंगे बच्चे, तो यहां पर आप जानते हैं ना, इंदिरा पॉइंट कहां पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप में है। और वो किस अक्षांश रेखा पर पड़ता है, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर भारत का जो इंदिरा पॉइंट है वो पड़ता है। यानी कि संपूर्ण भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन निकलेगा वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक निकलेगा। और बच्चे, अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करेंगे तो वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक निकलेगा। जनरली बुक्स में केवल यही दे रखा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है।
लेकिन मेरे प्यारे बच्चे वो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। एग्जैक्ट आंसर इस प्रश्न का होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। इस चीज को, इस डाउट को आप हमेशा हमेशा के लिए क्लियर कर लीजिए। ये मुख्य भूमि क्या है, संपूर्ण भारत क्या है, इसमें कभी भी मत अटक जाना। अगर हम द्वीपों को छोड़ दें, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनको छोड़ दें, तो जो शेष भारत बचता है वो भारत की मुख्य भूमि है। और संपूर्ण भारत की बात हो रही है तो इसका मतलब ये द्वीप भी उसमें शामिल कर लिए गए हैं। बस इतना मैं कहना चाहता हूं आपसे। यहां पर रिटन तौर पर भी आप देख सकते हैं चीजें, मैं रिटन तौर पर भी आपको एक बार दिखा देता हूं। यहां पर भारत का अक्षांशीय विस्तार आपके सामने है और मैंने स्पष्ट लिखा है कि ये मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। अगर बच्चे हम लोग बात करें संपूर्ण भारत की, तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो कितना होगा, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है जी। टोटल इंडिया, मैं टोटल इंडिया की बात कर रहा हूं। संपूर्ण भारत का फिर अक्षांशीय विस्तार ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस अक्षांशीय विस्तार से क्या कोई और क्वेश्चन बन सकता है? बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अरे शिवा मिश्रा जी तुम पढ़ लो, भारत में ही दरोगा बन जाओ, पहले पाकिस्तान दरोगा के फॉर्म पूछ रहे हो हैं? तुम मौज लेने के लिए आए हो, बस शांति से इधर देख लो। हम बात कर रहे हैं कि क्या अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है बच्चे। चलेंगे हम फिर से मैप पर, और मैप पर चलकर मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या और क्वेश्चन बन सकता है। बच्चे एक चीज ध्यान रखना आप, कि जो ग्लोब है ना, ग्लोब पर 0 डिग्री की अक्षांश रेखा विषुवत रेखा कहलाती है, विषुवत रेखा। और ये विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाला आधा गोला, नीचे वाला आधा गोला। कल मैंने बताया था ऊपर वाला आधा गोला उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। बच्चे क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर इसको हम लोग कहते हैं। और नीचे वाला आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, और इसको अंग्रेजी में हम साउथ हेमिस्फीयर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। और इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इक्वेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। किसको जानते हैं बच्चे? विषुवत रेखा को, इक्वेटर को। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले आधे गोले में जो 23.5 डिग्री की रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है बच्चे, उसी को हम कर्क रेखा कहते हैं, उसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से प्यारे बच्चे उसी को हम पुकारते हैं। सबसे पहले मैंने बेसिक क्लियर कराया कि कर्क रेखा आखिरकार कहते किसे हैं। अब मैं बता रहा हूं कि भारत के संदर्भ में ये कर्क रेखा क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चे महत्वपूर्ण इसलिए है कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से होकर, सीन टू लगाइए भैया, लगभग बीच से होकर गुजर रही है। बच्चे किससे होकर गुजर रही है? लगभग बीच से होकर गुजर रही है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा। कितने राज्यों से? 8 राज्य। एक गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा, 8वां मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं मेरे प्यारे बच्चे जिनसे होकर कर्क रेखा पास करती है। ठीक है जी। इन 8 राज्यों के नाम में एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयत्न कर देता हूं, और वो ट्रिक क्या है भैया? वो ट्रिक है छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, पर झंडा गिरा। जहां भी आपको जरूरत होगी, जहां भी कोई चीज टफ होगी, मैं निश्चित तौर पर ट्रिक आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन मैं खिलाफ हूं इस चीज के कि बच्चा बहुत ज्यादा ट्रिक के चक्कर में पड़ जाए, क्योंकि फिर ट्रिक्स ही इतनी हो जाती हैं कि उनको याद करना बच्चे के लिए घातक हो जाता है। उनको याद करने में ही बच्चा आधा समय गुजार देता है। लेकिन हां, भूगोल में जहां कहीं भी ट्रिक्स की बहुत जरूरत होगी तो मेरा वायदा है कि मैं आप लोगों को ट्रिक्स दूंगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ है, मैं माने एमपी है, मैं माने मिजोरम है। ठीक है जी। माने त्रिपुरा है, त्रिपुरा है,
पर माने पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है बच्चे। झंडा माने झारखंड है, झारखंड है बच्चे। गे माने गुजरात है, गुजरात है। और रा माने राजस्थान है, रा माने राजस्थान है। ठीक है जी, ये वो 8 प्रदेश हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, पास करती है बच्चे। ठीक है जी, चलिए एक चीज और जान लीजिए, एक चीज और जान लीजिए कि ये जो कर्क रेखा है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भाई, ये भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में भी बांटती है, 2 क्लाइमेटिक जोन्स में भी बांटती है। भाई सीन 2 में ये आधा क्यों आ रहा है इमेज? अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो भाई ये जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 क्लाइमेटिक जोन्स में भी डिवाइड करती है। नीचे वाला ये वाला जो क्लाइमेटिक जोन है ना, ये वाला क्लाइमेटिक जोन उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? उष्ण कटिबंध। अंग्रेजी में इसी को हम ट्रॉपिकल जोन के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ये ऊपर वाला जो आधा हिस्सा है भारत का, ये उपोष्ण कटिबंध में आता है। उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत ही आता है। उपोष्ण कटिबंध, अंग्रेजी में इसी को सब ट्रॉपिकल जोन के नाम से हम लोग पुकारते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहे हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार को लेकर, और मुझे अब पूर्ण भरोसा हो गया कि आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल भी आप छोड़ने वाले नहीं हो। अच्छा, एक चीज और भी जान लीजिए कि उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध ये होते क्या है। जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी, आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी, क्योंकि कई बार एग्जाम ऐसा होता है जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। हमने फैक्ट याद कर लिए कि कर्क रेखा भाई 2 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर रही है इंडिया को। देखिए बच्चे, ये पृथ्वी है, अर्थ का ग्लोब है, पूरी पृथ्वी नहीं है, ग्लोब है। ठीक है जी, और अर्थ के इस ग्लोब पर ये 0 डिग्री की रेखा है, इधर 23.5 डिग्री नॉर्थ है और इधर 23.5 डिग्री साउथ है। इसे कर्क रेखा कहते हैं, इसे मकर रेखा, और इनके बीच वाला जो इलाका है ना, ये कहलाता है उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। अब भारत की स्थिति कहाँ है? नीचे वाले भारत की इस जोन में है, इसीलिए वो ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है। इसके ऊपर अगर आप जाओगे या इससे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको सब ट्रॉपिकल जोन, उपोष्ण कटिबंध देखने को मिलेगा। उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जोन। तो जो भारत का ऊपर वाला हिस्सा है जो कर्क रेखा के ऊपर आ रहा है, इसीलिए वो सब ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आ रहा है बच्चे। ठीक है जी, चलिए फटाफट से एक और बार रिवाइज कर लीजिए, लिखित तौर पर पढ़ने का समय है। यहां पर मैंने आप लोगों को ये चीजें ही बताई हैं। क्या बताया मैंने? कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच से होकर गुजरती है। ये भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में डिवाइड करती है, विभाजित करती है, और दोनों जलवायु कटिबंध उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध है। आप में से जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है जी, जल्दी से, है ना। और कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो लैटिट्यूड है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है बच्चे। ठीक है जी, चलिए इसके बाद मैंने आपको अभी अभी बताया कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 जो स्टेट्स हैं आपके, वो कौन कौन से हैं? वो ये रहे: छत्तीसगढ़, एमपी, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान। ट्रिक आपकी थी, छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, झंडा गिरा। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को दी थी। एक एक शब्द मैंने आप लोगों को बताया था कि इन शब्दों का क्या मीनिंग है। जहां जहां डैश मैंने लगाया है शब्द यहां पर लिखे हुए हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी इश्यू है, आप तुरंत मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। मेरी नजरें आपके कमेंट्स के ऊपर है। आपने ऑनलाइन वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे कि पढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन मैं कमेंट्स पर भी ध्यान देता हूं। लेकिन कब? कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद। अगर आपका कोई डाउट बन रहा है तो निश्चित तौर पर आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं बच्चे। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब हम बात करेंगे भारत के देशांतरीय विस्तार की बच्चे।
कि आखिरकार वो कौन सी देशांतर रेखाएं हैं जिनके बीच हमारा देश पड़ता है। ठीक है जी, आखिरकार वो कौन सी लॉन्गिट्यूड्स हैं जिनके बीच हमारा देश स्थित है, इनकी चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जरा देखिए भारत की स्थिति आपके सामने है। सीन 2 पर लगा दीजिए भाई मैप को। सीन 2, चलिए तो अब भारत की स्थिति आपके सामने है और यहां पर आप देख पा रहे हो कि कौन सी देशांतर रेखा भारत के सबसे पश्चिम से होकर गुजर रही है। तो वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। और कौन सी रेखा सबसे पूर्व में है? ये मेरे बच्चे आपकी है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच भारत स्थित है। आप कहोगे कि गुरुजी ईस्ट क्यों लगाया आपने, क्या कारण है आपने यहां ई का प्रयोग किया? क्योंकि बच्चे जिस प्रकार से विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 पार्ट्स में बांटती है, ऊपर वाला गोला नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाला गोला साउथ हेमिस्फीयर है, इसी प्रकार से जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है वो भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इधर ये जो पश्चिम वाला आधा गोला है इसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर या पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे, और जो पूर्व वाला आधा गोला है इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। और देशांतर रेखाओं के अनुसार भारत इस हिस्से में पड़ता है, इसीलिए मैंने ई का प्रयोग किया है, ईस्ट का प्रयोग किया है। कहने का मतलब ये कि पूर्वी गोलार्ध में भारत यहां पर स्थित है बच्चे। अच्छा, कौन सी रेखा है जो भारत के लगभग बीच में पड़ती है? बताओ बच्चे, भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है, ऐसी कौन सी देशांतर रेखा है? तो मेरे बेटा ऐसी देशांतर रेखा जो है वो यहां से होकर जाएगी। आप देखोगे ये रही कौन सी रेखा है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा। कौन सी है? 82.5 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा। ये रही भाई, ये भारत की मानक रेखा है, ये भारत की स्टैंडर्ड लाइन है मेरे बच्चे। क्या है स्टैंडर्ड लाइन? पूरे भारत का समय इस रेखा के हिसाब से काउंट किया जाता है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, एपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर ये रेखा पास करती है। और उत्तर प्रदेश में एक स्थान है नैनी। कौन सा स्थान है? नैनी। वहां से होकर भी गुजरती है। पर्टिकुलर प्लेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरकार वो पर्टिकुलर प्लेस कौन सा है जहां से होकर ये रेखा गुजरती है। बच्चों अच्छी तरीके से आपने इस चीज को भी समझ लिया। नैनी भी बता दिया किन राज्यों से होकर गुजरती है, भारत की मानक रेखा कौन सी है ये भी आपको पता चला। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा के मानक समय से कितना आगे है? तो बच्चे वो 5.5 घंटे आगे है। अच्छा, ये 5.5 घंटे ही आगे क्यों है? इस चीज की चर्चा हम लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स नाम का जो टॉपिक आएगा, अक्षांश और देशांतर नामक जो टॉपिक आएगा, उसमें एग्जैक्टली आप लोगों को क्लियर मैं कराऊंगा बच्चों। ठीक है जी, चलिए तो ये भी चीज आपने देख ली। देशांतरीय विस्तार को एक और बार हम लोग चेक करेंगे, और देशांतरीय विस्तार को चेक करने के बाद ही अब मैं आप लोगों को आगे लेकर चलूंगा। तो मैंने क्या बताया, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। विपेंद्र कुमार जी का बहुत देर से क्वेश्चन आ रहा है, उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध को समझा दो। बेटा मैं अभी समझा चुका हूं आपको कि उष्ण कटिबंध क्या है, उपोष्ण कटिबंध क्या है। अभी नहीं समझ में आया, मैं एक और बार रिपीट कर दूंगा, बस इसको मुझे कंप्लीट कराने दो। ठीक है भाई। अच्छा, भारत की मानक रेखा कौन सी है मेरे बच्चे? मैंने अभी बताया था आपको 82.5 डिग्री ईस्ट भारत की मानक रेखा है। मानक रेखा होती क्या है? एक ऐसी रेखा जिसके आधार पर पूरे के पूरे देश का समय काउंट किया जाता हो, पूरे के पूरे देश का टाइम काउंट किया जाता हो, उसको हम बच्चे मानक रेखा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है जी। अच्छा, भारत की मानक रेखा कहां से होकर गुजरती है? नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। जो स्टैंडर्ड लाइन ऑफ इंडिया है वो कहां से पास करती है? नैनी नामक पर्टिकुलर प्लेस से होकर वो पास करती है।
ठीक है जी बच्चे। अच्छा, इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया? इसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत की मानक रेखा जो है वो 5 राज्यों से, कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। वो 5 राज्य कौन से हैं भाई? वो पांचों के पांचों राज्यों के नाम भी आपके सामने यहां पर लिख, पांचों के पांचों राज्यों के नाम आपके सामने बच्चे लिखे हुए हैं, लिखित तौर पर आपके सामने हैं। अब आपकी डाउट, एक विपेंद्र कुमार जी की डाउट बन रही है, और वो क्या बन रही है कि उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध क्या होता है। यहां पर देखो बच्चे, कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ जो है इसको हम कहते हैं मकर रेखा। इनके बीच का ये जो प्लेस है इसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। उष्ण कटिबंध के नाम से, ट्रॉपिकल जोन के नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं। ठीक है जी। और यहां से लेकर, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर लगभग 35 डिग्री नॉर्थ तक, और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर लगभग 35 डिग्री साउथ के बीच का जो इलाका है उसको हम उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। सब ट्रॉपिकल जोन के नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं। तो भारत की स्थिति कुछ इस जगह पर है, ऐसे करके आधा भाग भारत का उष्ण कटिबंध में है और आधा भाग कहां पर है? उपोष्ण कटिबंध में है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि मैं इसको समझा चुका था, लेकिन फिर भी आपका डाउट बार बार बन रहा था, इसीलिए मैं आपको निराश नहीं करना चाहता था, और इसीलिए एक और बार मैंने आपको समझाया है। ठीक है भाई, चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, आपके कमेंट में देख पा रहा हूं। और सुनिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मेहनत की स्टार्टिंग पहली क्लास से ही करनी है। जो जोश, जो जुनून पहली क्लास में है उसको अंत तक आपको बनाकर रखना है। और इसके लिए मैं 2 शब्द आपसे बोलना चाहता हूं कि हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल, इतना हौसला देखकर तेरा मुश्किलें आना ही छोड़ दें, मुश्किलें आना ही छोड़ दें। तो कहने का मतलब, हौसले को बुलंद करके रखो, और अभी से लेकर अंत तक ये प्रक्रिया आपको दोहरानी है भाई। ठीक है, चलिए हम भारत के कुछ अन्य पहलुओं की ओर आपको लेकर चलते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिरकार कितने ऐसे राज्य हैं जो भारत की तट रेखा को, यानी कि भारत की कोस्ट लाइन को टच करते हैं, भारत की तट रेखा को स्पर्श करते हैं बच्चे। ठीक है जी भाई, भारत की तट रेखा को स्पर्श करने वाले राज्य आखिरकार कौन कौन से हैं, जरा इस चीज की चर्चा हम लोग करते हैं। अब सबसे पहली बात तो यही आती है कि तट रेखा होती क्या है? बोलो, तट रेखा होती क्या है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है। तट रेखा का मतलब है बच्चे, यहां पर जो स्टेट्स समुद्र को छूते हैं, ओशियन को छूते हैं, अरब सागर को छूते हैं, बंगाल की खाड़ी को छूते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। ऐसे कितने स्टेट्स हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। जरा हम काउंट करके देखते हैं बच्चे, कितने स्टेट्स हैं। देखिए, गुजरात टच कर रहा है, यहां पर महाराष्ट्र टच कर रहा है, यहां पर गोवा भी टच कर रहा है, यहां पर कर्नाटक भी टच कर रहा है, यहां पर केरला भी टच कर रहा है, यहां पर तमिलनाडु भी टच कर रहा है, यहां पर आंध्र प्रदेश भी टच कर रहा है, यहां पर उड़ीसा भी टच कर रहा है, और यहां पर पश्चिम बंगाल भी टच कर रहा है। यानी कि समुद्र की तट रेखा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो बच्चे वो 9 हो गई। सीन2 लगा दो भैया, कितने हो गए भाई? वो 9 हो गए। मुझे मत देखो, मैप को देखो और अच्छी तरीके से देखो भाई। ठीक है जी, अच्छी तरीके से देखो। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये वो 9 राज्य हैं जिनकी तट रेखा आपके समुद्र की तट रेखा को स्पर्श करती है। ठीक है जी, यानी कि तट रेखा वाले राज्य कितने हो गए? तट रेखा वाले राज्य हो गए बच्चे आपके, बोलो, 9 हो गए भाई। ये हो गया आपका क्लियर। अच्छा, इसके बाद क्या कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं ऐसे जो समुद्र की तट रेखा को स्पर्श करते हैं? बोलो, क्या कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं? हाँ जी हैं। देखो, यहां पर दमन दीव और दादरा नगर हवेली मिलेगी आपको,
वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। पहले दमन दीव और दादरा नगर हवेली एक अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन 2019 में उनको ज्वाइंट कर दिया गया। लेकिन दमन दीव भी समुद्र की तट समुद्र को स्पर्श करता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर पुडुचेरी आपको मिल रहा है, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है बच्चे जो दोनों दिशाओं में विस्तृत है। देखिए, आंध्र प्रदेश का यनम और तमिलनाडु में पुडुचेरी और करैकाल और केरल में माहे, ये 4 प्लेसेस जब मिलते हैं तब एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है और उसका नाम है पौंडीचेरी। यनम, पुडुचेरी, करैकाल और माहे, ये 4 प्लेसेस हैं। इनको मिलाने से पौंडीचेरी बनता है। चारों तट पर स्थित है लगभग, और इसीलिए तट को स्पर्श करते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तीसरा आपको यहां लक्षद्वीप मिलेगा और चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि 9 स्टेट्स ऐसे हैं जो कोस्ट लाइन को टच करते हैं। और मेरे बच्चे एक चीज और ध्यान रखना कि 4 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जो भारत की तट रेखा को स्पर्श करती है, जो किसको? समुद्र की तट रेखा को स्पर्श करते हैं बच्चे। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन और आएगा आपसे कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 दिशाओं में विस्तृत है? 2 दिशाओं में, 2 अलग अलग दिशाओं में विस्तृत है। तो आप आंसर लगा देना पौंडीचेरी, क्योंकि पौंडीचेरी को मैंने इतना स्पष्ट करके आप लोगों को बता दिया है कि एक क्वेश्चन अगर आ गया पौंडीचेरी से तो छोड़ के तो तुम आने वाले नहीं हो। यनम ये रहा, यनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश। पुडुचेरी ये रहा, कहां पर है? तमिलनाडु में। करैकाल ये रहा, कहां पर है? तमिलनाडु में। माहे ये रहा, कहां पर है? केरल में। इन चारों को मिला देना, पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी बन जाएगा भाई। ठीक है जी। चलिए फटाफट से हम लोग एक बार क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज और सुनो, ये तो आपको पता चल गया कि 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र की तट रेखा को स्पर्श करते हैं, जो समुद्र की तट रेखा को, कोस्ट लाइन को टच करते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है भाई प्यारे बच्चों, और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य क्या है? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन है भाई। इससे क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है, बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। और ध्यान रखना कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी ये जो कोस्ट लाइन है ना, ये भारत में सबसे लंबी है राज्यों के मुकाबले। किन की बात कर रहा हूं? राज्यों के मुकाबले। 1215 किलोमीटर, लगभग में 1215 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन आपके गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की है बच्चे। और सुनो, इसके बाद दूसरी सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो भाई वो आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश, एपी, 974 किलोमीटर के आसपास, लगभग में डाटा है 974 किलोमीटर लगभग बच्चे। ये आपकी आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई है। यानी कि सबसे बड़ी लंबी तटरेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं? एक गुजरात है, दूसरा आंध्र प्रदेश है। लेकिन क्या हम संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं? नहीं, केवल राज्यों की बात कर रहे हैं बच्चे, केवल राज्यों की। अगर मैं केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लूं, अगर मैं यूनियन टेरिटरीज को भी क्या कर लूं, काउंट कर लूं, तो क्या ये डाटा रहेगा? नहीं रहेगा। क्योंकि अगर मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करता हूं बच्चे, तो यहां पर जो अंडमान निकोबार आपको दिखाई दे रहा है ना, वो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना 1962 किलोमीटर इसकी तटरेखा की लंबाई है, जो गुजरात से कहीं ज्यादा है। 1962 किलोमीटर्स, ठीक है जी, 1962 किलोमीटर इसकी तटरेखा, इसकी कोस्ट लाइन की लंबाई है। तो संपूर्ण भारत में तो नंबर 1 पर अंडमान निकोबार आ गया। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चे फिर सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात ही है। भाई हमारा ऐप स्टार्ट नहीं हो रहा बेटा, एक बार अनइंस्टॉल करके उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लो, हो जाएगा। कई बच्चे अपडेट कर रहे हैं, अनइंस्टॉल कर लो पूरी तरीके से, फिर इंस्टॉल कर लो, हो जाएगा। लेकिन पासवर्ड याद रखना आप, ऐसा ना हो पासवर्ड याद ना हो, पासवर्ड जरूर याद रखना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पर मैंने जो
मौखिक तौर पर आपको बताया है वो सारा के सारा डाटा आपके सामने लिखित तौर पर भी मौजूद है। तट रेखा को स्पर्श करने वाले राज्य, स्टेट्स टचिंग द कोस्ट लाइन, कितने हैं? तो भैया वो 9 हैं। ठीक है जी। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? केंद्र शासित प्रदेश जो कि तट रेखा को स्पर्श करते हों वो कितने हैं? वो हैं बच्चे 4। और मैंने 9 के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं सबके नाम आपको बताया है बच्चों। ठीक है। सबसे लंबी तट रेखा संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं बच्चे में। ठीक है। अब मैं यहां पर इस पॉइंट में जो बात कर रहा हूं संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं। यहां पर देखिए अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर है। अच्छा, आपने जब भी पुस्तकों में पढ़ा होगा तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात को ही बताया गया है। और कुछ पुस्तकों में डाटा 1600 किलोमीटर भी दे रखा है, यानी कि गुजरात की जो तटरेखा की लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, ऐसे बोला गया है। ठीक है जी। लेकिन बेटा 1215 किलोमीटर जो है एग्जैक्ट डाटा है, लगभग में है हालांकि, लेकिन डाटा सही है। ये बिल्कुल ऑफिशियल के आसपास का डाटा है। ठीक है जी। एनसीईआरटी बेस्ड डाटा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, गलत डाटा बिल्कुल भी नहीं है। 1600 किलोमीटर जो डाटा है वो गलत है, लेकिन 1215 किलोमीटर का जो डाटा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद गुजरात आया, 1215 किलोमीटर इसकी लंबाई है तटरेखा की, और वो किस में है? वो भी लगभग में है। और आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई भी यहां पर लिखी हुई है। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आ रहा है लगभग में 974 किलोमीटर। चौथे नंबर पे आपका आ रहा है तमिलनाडु, और इसकी तटरेखा की लंबाई लगभग 907 किलोमीटर है। सर ये वीडियो एप्लीकेशन पर नहीं होगी क्या? बेटा कल की डेमो क्लासेस के बाद आपको परसों से ये सारी की सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी। आज दूसरा डेमो है, कल तीसरा डेमो है, 3 डेमो क्लासेस आपको मिलेंगी। उसके बाद ये चयन आपको करना है कि बैच के टीचर्स अच्छे हैं कि नहीं, टीम अच्छी है कि नहीं, और फिर अपने हिसाब से फैसला आप करेंगे भाई। ठीक है। चलिए भाई, हम बिहार पुलिस में पढ़े क्या फिर से पढ़ना पड़ेगा? अगर आपके पास कंटेंट है तो कोई जरूरत नहीं है मनोज जी, आप आराम से उसी कंटेंट को रिवाइज करिए, बहुत हेल्प उससे मिल जाएगी। बाद बाकी अगर आपको कहीं भी लगता है 1% भी कि भाई कहीं कमजोरी है तो आप बैच परचेज कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, बहुत सस्ती फीस में आप लोगों को न के बराबर फीस में बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है बच्चों। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें भी जान ली। अब हम जरा एक बार ये भी देखेंगे कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य आखिरकार कौन सा है। ठीक है जी। एक बार सीन 2 पर और लगाइए भाई, बच्चों को अच्छी तरीके से दिखाई दे कि आखिरकार गुजरात कहां है। चलिए भाई, तो यहां पर आप अच्छी तरीके से देख लो, एक बार जो राज्य मैंने बताए उनके नाम सुन लो। अब मैं सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य आप लोगों को बताने जा रहा हूं। राज्य कितने बताए मेरे बच्चे? मैंने 9 राज्य बताए थे। अब इनमें सबसे छोटा राज्य आपको एक ही दिखाई दे रहा होगा, और वो है गोवा। इतना सा है, छोटा सा, बहुत छोटा सा है। हालांकि इसको पाने के लिए बहुत जबरदस्त संघर्ष करना पड़ा था। आपको पता है ब्रिटिश लोग चले गए 1947 में, लेकिन यहाँ पुर्तगीज की बस्ती थी, पुर्तगालियों की बस्ती थी, वो ना गए। वो तो इसे अपने घर की एकदम से पंचायत समझ के बैठे हुए थे। सैन्य कार्रवाई करके छुड़ाना पड़ा सरकार को। छोटा सा है लेकिन संघर्ष से मिला है ये भारत को। इसका बताओ भाई कितनी लंबी तटरेखा है इसकी? 151 किलोमीटर, 151 किलोमीटर लगभग ये डाटा है बच्चे। गोवा की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 151 किलोमीटर। और भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या आंसर लगाओगे कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गोवा है भाई। इस पॉइंट को भी आपने क्लियर कर लिया, अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया भाई। ठीक है, इसको भी मैं नोट करा दूंगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे सीमा रेखा की बच्चे। किसकी बात करेंगे? सीमा रेखा की बात करेंगे। अभी सीन 2 पर ही लगा हुआ है, सीन 2 पर ही रहने देते हैं। जरा मैं 3 प्रकार की सीमाएं आप लोगों को बता रहा हूं जो आपको पढ़नी है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। चलिए जरा देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर ये जो भारत की मुख्य भूमि है ना, इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है, टोटल कोस्ट लाइन कितनी है। अभी हमने जाना कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्र को स्पर्श करते हैं। अब हम जानते हैं कि तटरेखा, मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है।
यानी कि द्वीपों को छोड़ दें तो जो कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, तो बच्चे यहां पर डाटा निकल कर आएगा 6100 किलोमीटर, लगभग 6100 किलोमीटर लगभग में। ठीक है। अच्छा, अगर हम बच्चों लक्षद्वीप की तटरेखा को भी काउंट कर लें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा को भी काउंट कर लें, तो जो भारत की कुल तटरेखा निकल कर आएगी, टोटल कोस्ट लाइन जो निकल कर आएगी वो कितनी है, तो बच्चे संपूर्ण भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है। पिछहत्तर सौ 16 किलोमीटर है संपूर्ण भारत की। ठीक है जी, ये डाटा किस में है, लगभग में है बेटा। ठीक है जी बच्चे, यानी कि मैंने आपको बताया विदाउट आइलैंड्स ये लेंथ है और विद आइलैंड्स ये लेंथ है। आइलैंड्स कौन से हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है गुरुजी, एसएससी जीडी। बेटा शुभम जी, अब आप सभी लोग ये पूछोगे बताओ फलाने की तैयारी की थी, हो जाएगा बेटा। एक बार पढ़ना चाहिए हमें और ऐसा पढ़ना चाहिए कि हमेशा काम आए। अगर आपने किसी भी बैच को अच्छे से परचेज कर रखा, अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कमी है, तो फिर आप ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फीस नहीं है यहाँ। ठीक है, और कृपया करके अब ऐसे कमेंट ना करें क्योंकि मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। सभी बैचेस के बारे में मैंने बोल दिया, चाहे वो एसएससी जीडी का हो चाहे कोई अन्य बैच हो। चलिए यहां पर देखिए, अब भारत की जो स्थल सीमा है ना, जरा इसकी लंबाई की चर्चा कर लेते हैं कि भारत की जो लैंड बाउंड्री है, स्थल सीमा है, उसकी लंबाई कितनी है। तो बच्चे यहां पर जो लैंड बाउंड्री है, ये लैंड बाउंड्री ये रही, इसकी लंबाई, इसकी लेंथ कितनी है भाई, तो लैंड बाउंड्री की जो लेंथ है ना, वो है आपकी लगभग में अप्रोक्सीमेटली, किसमें, लगभग में बच्चे 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। इस संबंध में दो डाटा हैं, एक 15,200 किलोमीटर भी है, एक 15,106 पॉइंट कुछ, यानी कि लगभग 15,106 किलोमीटर भी है। दो डाटा हैं, दोनों सरकार के विभिन्न अंगों के द्वारा जारी किए गए हैं, यानी कि इनमें से गलत कोई भी नहीं है। ठीक है जी, 15,200 किलोमीटर अक्सर कर बुक्स में मिलता है, इसीलिए लगभग में 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की मैं लंबाई आप लोगों को दे रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है जी, चलिए तो भारत की अब हम बात करें, कुल सीमा रेखा कितनी हो गई, टोटल बॉर्डर लाइन, टोटल बाउंड्री लाइन कितनी हो गई भाई। तो यहां पर आप देखेंगे 15,200 तो ये है और 7516 टोटल द्वीपों सहित ये है, यानी कि टोटल कितनी हो गई भाई, 22,716 किलोमीटर लगभग में। ठीक है जी, ये आंकड़ा आपके पास आ गया। ये भारत की कुल सीमा रेखा है, चाहे भाई वो स्थल सीमा हो चाहे तट रेखा हो, दोनों को मिलाकर मेरे बच्चे आपकी क्या है, बोलो फटाफट से, 22,716 किलोमीटर। ठीक है जी, चलिए जरा हम इनका लेखन कार्य भी कर लेते हैं। आपने सारी चीजें डिटेल्ड तरीके से जान ली हैं। भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य, छोटी तट रेखा वाला राज्य मैंने कौन सा बताया, तो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य जो है, स्टेट हैविंग स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, कौन सा है भाई, तो मेरे प्यारे बच्चे उसका नाम है गोवा। और यहां पर मैंने उसकी कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी बताई थी, 151 किलोमीटर लगभग। ठीक है, ये मैंने कोस्ट लाइन बच्चे आपको बताई थी। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने आपके बारे में आपको बताया कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई, भूमि की तट रेखा की लंबाई, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन
कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया, मेन लैंड ऑफ इंडिया। ये कितनी है मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई? तो मेरे प्यारे बच्चे, मुख्य भूमि की तटरेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर्स मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है जी, 6100 किलोमीटर्स मैंने आप लोगों को बताई है। स्क्रीनशॉट आप मेरे साथ ले सकते हैं। मैंने आपसे वायदा किया था एक शब्द एक लाइन भी ऐसी नहीं होगी जो अकेली हिंदी में रह जाए। हिंदी अंग्रेजी दोनों में डाटा आपको मिलेगा, चाहे मैं लिखूं चाहे पीडीएफ से पढ़ाऊं, वो मेरी टेंशन है भाई। ठीक है जी, चलिए। सर क्या नोट्स बनाना जरूरी है? बेटा बिल्कुल, मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, नोट्स बनाना कोई बहुत जरूरी नहीं है। आप आराम से पढ़िए। बोर्ड पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी और रिटन पीडीएफ भी आपको मिलेगी, और क्वालिटी भी चेक कर लीजिएगा जरा। कल की पीडीएफ जो है रिटन और बोर्ड पड़ी हुई है एप्लीकेशन पर, आप उनको देख लीजिएगा, एक बार क्वालिटी चेक कर लीजिएगा। विश्वास हो तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए। जैसे आप उसे समझेंगे आपके लिए मैं हर समय तत्पर हूं। ठीक है जी, चलिए। इसके बाद बच्चों, भारत, संपूर्ण भारत की हम बात करेंगे, मुख्य भूमि की बात नहीं करेंगे। संपूर्ण भारत की तट रेखा की लंबाई ठीक है जी, लेंथ ऑफ टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। ये कितनी बताई मैंने बच्चों? ये बताई थी आपको 7516 किलोमीटर लगभग। ठीक है जी, चलिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई, भारत की स्थल सीमा की लंबाई, वो कितनी है? लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है भाई? 15,200 किलोमीटर। आंकड़ा किसमें है? लगभग में है। ठीक है जी, 15,200 किलोमीटर बच्चे। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करूंगा भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। जरा डाटा ये भी जान लेते हैं। भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया, ये कितनी है भाई? तो ये निकल कर आएगी आपकी 22,716 किलोमीटर लगभग। ठीक है जी, चलिए। ये डाटा भी आप लोगों को प्राप्त हो चुका। इस प्रकार से हमने भारत के संबंध में ज्यादातर चीजों को कंप्लीट कर लिया सामान्य जानकारी के लिहाज से। अच्छा, एक और पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है हालांकि वो, कि बताओ भाई फलाना देश जो है भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करता है, चीन किन किन राज्यों को स्पर्श कर रहा है, कौन सा निम्नलिखित में से राज्य है जिसको चाइना स्पर्श करता है, कौन सा ऐसा राज्य जिसको नेपाल स्पर्श नहीं करता, कौन सा ऐसा राज्य जिसको चीन स्पर्श नहीं करता, कौन सा ऐसा राज्य जिसको पाकिस्तान स्पर्श नहीं करता। ऐसे करके क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, है ना। जरा हम चलते हैं, मैप पर ही चलते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी जरा हम देख लेते हैं बच्चे। ठीक है जी, इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी जरा हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने जब सारे के सारे पड़ोसी बता रखे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन पड़ोसी मुल्कों को टच करने वाले स्टेट्स को बताना कहां हार्ड रहा है भाई। अब सीन 2 लगा दीजिए भाई, कहां हार्ड रहा है? बहुत सरल। चलिए जरा पाकिस्तान देख लेते हैं। ये जो बाउंड्री लाइन है ना, ये पाकिस्तान के साथ है हमारी, और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि
कि इस बाउंड्री लाइन को ही हम क्या कहते हैं, इस बाउंड्री लाइन को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं बच्चे, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और प्यारे बच्चे यहां पर देखिएगा कि एक जम्मू कश्मीर स्पर्श करता है, एक लद्दाख भी स्पर्श करता है हमारा पाकिस्तान को, पंजाब भी स्पर्श करता है पाकिस्तान को, राजस्थान भी स्पर्श करता है पाकिस्तान को, और गुजरात भी स्पर्श करता है पाकिस्तान को। ठीक है, बोलो क्लियर है। और अगर आप चाहो तो इसकी एक ट्रिक भी ले सकते हो, पंगुल राज, एक शब्द याद कर लो, पंगुल राज नाम भी ऐसा दिया मैंने, एक ऐसी ट्रिक दे दी है तुम्हें हंसाते हंसाते याद करा दी। पंगुल राज गांव में कहते हैं पंगा है पंगा है, ऐसे पंगुल राज। तो भैया पंगुल राज से आप सब जान जाओगे, पंग से पंजाब है, गु से गुजरात है, गुजरात है बच्चे, ल से लद्दाख है, रा से राजस्थान है, और बच्चे जा से जम्मू कश्मीर है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो भी स्पर्श कर रहे हैं सारे के सारे आपके सामने रख दिए भाई। ठीक है, हालांकि अब मेरा मन तो नहीं कर रहा है, मैं चाह रहा हूं कि और तुम्हें आगे बढ़ा दूं, लेकिन टाइम घंटी टन टन टन, घंटी जो है टन 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 बोल रही है, टाइम कवर हो गया है, एकदम पढ़ाते पढ़ाते समय का पता ही नहीं चला कब निकल गया। तो बच्चे ये ध्यान रखना, इसके आगे चीजें कल कराऊंगा मैं, आज यहीं तक बहुत है। आप लोगों को कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो, मैं आपके सामने हूं, और अगर बाद में भी पढ़ के कोई डाउट बने तो कल मुझसे पूछ लेना बच्चे। ठीक है भाई, चलिए तो जाते जाते एक दो शब्द बोल दूं तुम्हारे लिए, एक दो शब्द बोल दूं जिससे तुम्हारी एनर्जी का लेवल बूस्ट हो जाए, नेक्स्ट क्लास के लिए एकदम दमदारी से तुम जाओ। तो बच्चे ध्यान रखना, हार और जीत के फैसले का इंतजार न करो, कुछ पल के सुकून को स्वीकार न करो, जब तक नशा है जुनून है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, बेवजह कीमती वक्त को बेकार न करो, बेकार न करो। ये क्यों बोल रहा हूं पता है, अभी 1 से लेके 4 बजे तक फ्री हो, तुम्हारी एकदम एनर्जी लेवल जो है डाउन नहीं चला जाए, तुम 3 घंटे भी यहां समझ लो लगे रहो लगे रहो लगे रहो पढ़ने में। इसलिए ये शब्द बोला है, कीमती वक्त को बेकार मत करना, शुरुआत कर दी है, एकदम से लगे रहना, पढ़ते रहना भाई। ठीक है जी, मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।